हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, बताएँगे ज़रा मुझको? और क्या आप लोगों को ये वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ हेल्पफुल हैं या नहीं हैं? क्या आप लोगों की क्वेरीज़ हैं? तो आप मुझको कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज हम बढ़ते हैं जीएस में जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, बाघों की सर्वाधिक संख्या दोस्तों कहाँ पर है? तो अगर आप देखेंगे दोस्तों बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सबसे ज्यादा दोस्तों मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर केरल। ये क्रम थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों, उसके बाद कर्नाटक में है, उसके बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और दोस्तों केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बी एस येदियुरप्पा कर्नाटक में कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये आप लोग बताएंगे, यह क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए है कि कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। सर्च वर्च कीजिए और देखिए, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी? तो अगर हम दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अगर बात करते हैं तो ये करी गई है दोस्तों आर्टिकल 338 के तहत। किसके तहत दोस्तों? आर्टिकल 338 के तहत। तो आर्टिकल 338 का ए क्या कहता है दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो 338 बनी है क्या दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। और 338 का ए में क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है दोस्तों, एनसीएसटी है, ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा देता है ये। तो दोस्तों ऐसे ही एक आर्टिकल, आर्टिकल 17, तो ये क्या है दोस्तों? अस्पष्टता का अंत। क्या है? अस्पष्टता का अंत है। अगर मैं आर्टिकल 46 की बात करता हूं दोस्तों, आर्टिकल 46 दोस्तों क्या करता है? तो अनुसूचित जाति के या जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो आर्टिकल 46 दोस्तों क्या करता है? अनुसूचित जाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। अगर दोस्तों आर्टिकल 330 और 332 की हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 330 क्या है? संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण करती है। ठीक है दोस्तों, तो सीटों का जो आरक्षण है आर्टिकल 330 और 332 में। आर्टिकल 330 संबंधित है दोस्तों संसद से और आर्टिकल 332 है राज्य की विधानमंडलों से। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की विधानमंडलों में एससी की जो सीटों का आरक्षण या अनुसूचित जाति के लिए जो सीटों का आरक्षण है, कौन सा आर्टिकल करता है दोस्तों? आर्टिकल 332 ध्यान रखेंगे। और संसद में एससी के लिए जो सीटों का आरक्षण करता है दोस्तों 330 करता है, आर्टिकल 330 करता है। आगे बात करते हैं, पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 1990 में स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो आयोग था दोस्तों, कब स्थापित किया गया था? तो 1990 में, 1990 में ये स्थापित किया गया था और दो भागों में इसको बांटा था दोस्तों, ठीक है। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, सन 2004 में, ठीक है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम दोस्तों क्या कहता है? तो ये आपको पता ही है, दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बलों के बीच संबंधों का वर्णन करता है कि दो जो वस्तुएं उनके बीच में जो बलों का बीच जो संबंध होता है उसको दर्शाता है। कौन सा दोस्तों? न्यूटन का दूसरा नियम। और न्यूटन के गति के पहले नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं और न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी दोस्तों कहते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पूछ रहा है दोस्तों, जो गैस के गुब्बारे होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग दोस्तों क्यों किया जाता है? क्योंकि ये अदाह्य है। क्या मतलब? अदाह्य है। अदाह्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? गैर ज्वलनशील है या दहनशील है। तो गैर दहनशील है मतलब इसमें आग वगैरह नहीं लगती है। जब हम आवर्ती सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आयनीकरण ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो आयनीकरण ऊर्जा क्या होगी? कम होगी, घटेगी, बढ़ेगी या क्या होगी? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो आयनीकरण ऊर्जा घटती है। जैसे जैसे हम नीचे को आएंगे तो आयनीकरण ऊर्जा घटेगी। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं, दायां ये हो गया दोस्तों, बायां ये, तो क्या कर रहा है? बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो आयनीकरण बढ़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जब बाएं से हम दाएं चलेंगे तो दोस्तों क्या होगा? आयनीकरण बढ़ेगा, ठीक है। लाल तप्त रेड हीट स्थिति में
स्थिति में भाप के साथ कौन सी धातु H2 हाइड्रोजन देती है? तो लाल तप्त रेड हीट स्थिति में भाप के साथ कौन सी धातु हाइड्रोजन देती है दोस्तों? तो ध्यान रखना Fe। ठीक है, ध्यान रखेंगे Fe। सार्वभौमिक संकेतकों में लाल रंग किस पीएच मान को दर्शाता है? तो जो लाल रंग अगर संकेतकों में देखा जाए तो दोस्तों जो रेड होता है वो किसको दर्शाता है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे वो 0 से 3 तक दर्शाता है। पीएच स्केल है नी, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि कौन क्षारीय है या अम्लीय है। किससे पता चलते करते हैं दोस्तों? तो पीएच स्केल से पता करते हैं, और 0 से 14 तक दोस्तों ये स्केल होता है। तो पीएच सीमा दोस्तों अगर 3 से कम है, तो पीएच सीमा अगर दोस्तों क्या है? 3 से कम है। किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की अगर पीएच सीमा 3 से कम है, मतलब 0 से 3 के बीच में है, तो दोस्तों प्रबल अम्ल है। कैसा है दोस्तों? वो प्रबल धांसू अम्ल है, गाढ़ा अम्ल है। ठीक है, और क्या है, कलर कैसा देगा दोस्तों? लाल कलर देगा, रेड कलर देगा। अगर दोस्तों 3 से 6 के बीच में है, 3 से 6 के बीच में अगर पीएच मान है, तो दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है दोस्तों? दुर्बल अम्ल है, थोड़ा कमजोर अम्ल है, और नारंगी या पीला कलर देगा। अगर नारंगी या पीला कलर है दोस्तों तो दुर्बल अम्ल है, और कितने हैं? 3 से 6 के बीच में उसका पीएच मान है। अगर दोस्तों 7 होता है, न ज्यादा न कम, 7, तो दोस्तों होता है उदासीन, ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, तो उदासीन होता है। और कलर कैसा देता है दोस्तों? हरा कलर देता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर 8 से 11 के बीच में है दोस्तों तो दुर्बल क्षार है, तो दुर्बल क्षार है, और दुर्बल क्षार दोस्तों देता है नीला कलर। इनसे क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं, सेम टू सेम पूछ लेता है। कौन से मामले में निजी प्राकृतिक कौन से मामले में निजी प्राकृतिक के मुकदमों के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से मामले हैं दोस्तों? निजी प्रकृति के मुकदमों के अंतर्गत आते हैं। निजी प्रकृति के मुकदमों के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो दोस्तों बीएनएस से क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखिए, मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश, क्या ये दोस्तों किससे आता है? निजी प्रकृति के मुकदमों से अंतर्गत आता है। मकान मालिक किराएदार विवाद, अगर किसी मकान मालिक के किराएदार का विवाद है, क्या वो निजी प्रकृति के मुकदमों के अंतर्गत आएगा? या खाद्य अपमिश्रण से संबंधित, या खाद्य में मतलब खाने में कुछ मिला दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है, मिलावट कर दी गई है, या वो निजी के आएगा? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश और मकान मालिक किराएदार के साथ विवाद, ये क्या आते हैं दोस्तों? इस तरह के मामले निजी प्रकृति के मुकदमों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर कोई मिलावट कर रहा है, अपमिश्रण कर रहा है, तो किसी की मृत्यु या गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है, इसलिए ये एक आपराधिक मुकदमे के अंतर्गत आते हैं। कैसे मुकदमे दोस्तों? ये आपराधिक मुकदमे के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं, राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की थी? तो राजीव गांधी सरकार ने कितने में दोस्तों? 1986 में पंचायती राज, तो 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति दोस्तों नियुक्त की थी? तो ध्यान रखेंगे LM सिंघवी समिति। तो कौन सी समिति की थी दोस्तों? LM सिंघवी समिति दोस्तों। आगे देखते हैं, समिति का सुझाव से, तो जो समिति का सुझाव दिया था, तो क्या 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों? संशोधन को जन्म दिया, और पंचायती राज संस्थानों के लिए 3 स्तरीय संरचनाएं शुरू की। तो 1992 से एक पंचायती जो राज था वो कैसा हो गया? त्रिस्तरीय दोस्तों हो गया था। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे 1992 में 73वें संविधान संशोधन में। और समिति कौन सी बनी थी दोस्तों? समिति बनी थी LM सिंघवी समिति, और 1986 में। बात समझ में आई दोस्तों? किसने बनाई थी? राजीव गांधी सरकार ने। आगे बात करते हैं, ये प्रबल, अच्छा ये उसका है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर 11 से दोस्तों कोई पीएच मान, ये ऊपर वाला पेज, ये ऊपर नीचे हो गया होगा, तो 11 से अगर दोस्तों किसी का पीएच मान क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब 11 से ऊपर कितना था? 7 था ना? नहीं 8, हाँ 8 9 था, मतलब 7 से आप ऊपर मान लीजिए। अब 7 से अगर 11 के बीच में है दोस्तों तो प्रबल क्षार होगा, बैंगनी कलर आता है। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि कोई प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियाएं में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो कहा जाता है कि वह इससे गुजर रहा है। अगर कोई ऑक्सीजन प्राप्त करता है, प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है, तो दोस्तों क्या कहेगा? तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कर रहा है वो? ऑक्सीकरण कर रहा है, ऑक्सीकरण से गुजर रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आप लोगों को खूब पता होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं दोस्तों? विद्युत सेल करते हैं, जिनका आप यूज भी करते हैं। एक श्यान तरल कमरे के तापमान पर एक टंकी में भरा जल है। एक श्यान तरल कमरे, ध्यान रखना दोस्तों, एक श्यान तरल कमरे के तापमान पर एक टंकी में भरा जल है। गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, तो तरल की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो ध्यान रखना, तरल की श्यानता घटेगी। क्या होगी दोस्तों? तरल की श्यानता घटेगी। अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, तो कौन सी वस्तु का जड़त्व दोस्तों अधिक होता है? तो ध्यान रखेंगे, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व भी अधिक होता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का भी जड़त्व दोस्तों अधिक होता है। अम्लगम क्या है दोस्तों? अम्लगम क्या है? तो पारा और किसी अन्य धातु की मिश्र धातु है अम्लगम। अगर पारे के साथ में किसी और मिश्र धातु को, किसी धातु को मिला देते हैं, जो उनका मिश्रण है, उसे कहते हैं दोस्तों अम्लगम। ठीक है, जैसे कि टंगस्टन हो गया दोस्तों, प्लेटिनम हो गया, आयरन हो गया, टेटेलम हो गया, ऐसे अपवाद हैं जो अम्लगम नहीं बनाते हैं। पारे के साथ दोस्तों अम्लगम नहीं बनाते हैं। कौन कौन से एक बार और देख लेंगे? टंगस्टन, प्लेटिनम, आयरन और टेटेलम। आयरन, टेटेलम, टंगस्टन, प्लेटिनम, ये दोस्तों पारे के साथ अम्लगम नहीं बनाते हैं, ये क्रिया नहीं करते हैं दोस्तों। विद्युत उपकरण में सुरक्षा उपकरण है, तो विद्युत उपकरण में सुरक्षा उपकरण दोस्तों क्या है? तो फ्यूज, जो दोस्तों फ्यूज होता है, वो विद्युत उपकरण में सुरक्षा उपकरण दोस्तों होता है। आगे देखते हैं, विशेष परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया एक व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थितियों में दोस्तों हिरासत में लिया गया है, डैश दिनों में यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे हिरासत में लिए जाने के आदेश के आधार पर क्या है। तो क्या आधार है, किस आधार पर उसको दोस्तों किस में लिया गया है? हिरासत में लिया गया। तो कितने दिन के अंदर दोस्तों? 30 दिन के अंदर दोस्तों, ये मतलब आदेश के आधार पर जानकारी देनी इसको होगी। असाधारण परिस्थितियों में हिरासत में रखे, अगर कोई, ये तो कैसी थी दोस्तों? ये विशेष परिस्थिति थी, लेकिन मैं कह रहा हूं असाधारण। कैसा है दोस्तों आपके? असाधारण परिस्थितियों में हिरासत में रखे गए व्यक्ति को तो 15 दिन के भीतर इस आधार पर सूचित किया जाना चाहिए। तो कितने दिन के आधार पर दोस्तों? 15 दिन में सूचित करना होगा कि किस आधार पर उसको हिरासत में दोस्तों लिया गया है। धारा 167, तो धारा 167 क्या कहती है दोस्तों? धारा 167 अनुमति देती है कि एक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश पर 15 दिन की अवधि के लिए पुलिस की हिरासत में रखा जा सकता है। जो पुलिस रिमांड पर भी देते हैं या पुलिस की हिरासत में दोस्तों रख सकते हैं। तो कौन सी आर्टिकल नहीं, सॉरी, कौन सी धारा ये कहती है कि 15 दिन के लिए पुलिस किसी को अपनी कस्टडी में रख सकती है? तो धारा 167 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को, जो दोस्तों न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को डैश 15 दिन की किसी भी प्रकार की हिरासत में भेज सकता है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट 7 दिन के लिए। देखो दोस्तों, वो कह रहे हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट जो दोस्तों होता है, वो किसी भी व्यक्ति को 15 दिन की, न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने दिन दोस्तों? 15 दिन की किसी भी प्रकार की हिरासत में भेज सकता है। लेकिन जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है वो 7 दिन के लिए भेज सकता है। तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट 7 दिन के लिए और न्यायिक मजिस्ट्रेट 15 दिन के लिए दोस्तों कस्टडी में भेज सकता है। किसने निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है? तो दोस्तों किसने निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया दोस्तों? तो ग्रानविल ऑस्टिन। किसने किया दोस्तों? ग्रानविल ऑस्टिन ने दोस्तों किया है। और ये ग्रानविल ऑस्टिन कौन थे? भारतीय संविधान के एक अमेरिकी इतिहासकार थे दोस्तों ये। और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों किसमें आते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भाग 4 में आते हैं, 36 से 51 तक है, आप लोगों को पता होगा। और कहां से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से दोस्तों ये लिए गए हैं। इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये बात भी ध्यान रखेंगे, गैर न्यायिक होते हैं। एक विद्युत बल्ब 220 वाट जनित्र से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 है। तो एक बल्ब कितने शक्ति का होगा? तो दोस्तों देखो, एक बल्ब होगा 110 वोल्ट का, 110 वोल्ट का होगा। ठीक है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों? V बराबर I इंटू R। तो V बराबर I इंटू
आर होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्व हैं, तो आवर्त सारणी में 17 दुर्लभ मृदा तत्व हैं। तो दुर्लभ मृदा तत्व कितने हैं दोस्तों आवर्त सारणी में? 17 जो है दोस्तों दुर्लभ मृदा तत्व है। बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है, तो समा चकेवा। तो समा चकेवा क्या है दोस्तों? बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय दोस्तों त्योहार है, और भाई बहन के रिश्तों का त्योहार है दोस्तों ये। एक है दोस्तों मे डेम मे फी, मे डेम मे फी, मे डेम मे फी। तो मे डेम मे फी दोस्तों कहां पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है मे डेम मे फी। और हरियाली त्योहार दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है दोस्तों? उत्तराखंड में। और अली आई लिंगंग, अली आई लिगंग, अली आई लिगंग दोस्तों असम में मनाया जाता है अली आई लिगंग। तो अली आई लिगंग और दोस्तों कौन सा? मे डेम मे फी, तो ये दोनों असम में मनाए जाते हैं। टिप्पाणी नृत्य किस राज्य से जुड़ा है दोस्तों? तो टिप्पाणी नृत्य गुजरात राज्य से जुड़ा है। टिप्पाणी नृत्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है दोस्तों कौन सी? हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा। तो उसका नाम क्या है? जिसका उद्देश्य कहां पर शुरू करी गई है? जिसका उद्देश्य उत्तराखंड में शुरू करी गई है। आपातकालीन चिकित्सा देखभाल को बढ़ावा देना है, तो कहां पे करी गई है दोस्तों? उत्तराखंड में करी गई है, और उसका नाम है संजीवनी। क्या नाम है दोस्तों? संजीवनी नाम है। अगर देखते हैं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, तो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत गठित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति की अध्यक्षता देश करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? कलेक्टर करते हैं। कौन करते हैं? कलेक्टर। ये बात भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट यानी, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, एनएचआरसी की स्थापना किस वर्ष दोस्तों हुई थी? तो नेशनल या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में दोस्तों हुई थी। तो 12 अक्टूबर 1993 में दोस्तों कितने एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। और एक वैधानिक निकाय है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है। सीआरपीसी की धारा डैश के तहत एक कार्यकारी दंडाधिकारी के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति होती है। तो सीआरपीसी की कौन सी धारा के तहत दोस्तों? कौन सी धारा के तहत एक कार्यकारी दंडाधिकारी के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति होती है? तो ध्यान रखेंगे धारा 44, धारा 44 के अनुसार क्या दोस्तों? सीआरपीसी धारा 44 के अनुसार एक कार्यकारी दंडाधिकारी के पास व्यक्ति को गिरफ्तार करने की क्या होती है? शक्ति होती है। धारा 30 क्या कहते हैं? जुर्माना अदा न करने पर कारावास की सजा होती है दोस्तों। और धारा 40 क्या कहती है? एक गांव के मामले के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कर्तव्य निश्चित रिपोर्ट बनाना है। तो धारा 40 दोस्तों ये बोलती है। अब श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो श्री बांके बिहारी मंदिर दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आप ध्यान रखेंगे मथुरा में है। कहां पे दोस्तों? मथुरा में। और जिला का नाम क्या है? वृंदावन। ठीक है, मथुरा के वृंदावन जिले में है। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पूर्णा और मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां दोस्तों? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता। 1893 में शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धर्म सम्मेलन धर्म संसद में किसने भाग लिया था दोस्तों? ध्यान रखेंगे 1893 में जो शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था दोस्तों, तो उसमें किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। एपीईडीए अपेडा ने नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट 2025 में एपीईडीए अपेडा ने नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट 2025 में अमेरिका के किस स्थान पर भारत की जैविक उत्कृष्टता प्रदर्शन दोस्तों किया है? तो अनाहेम ने कैलिफोर्निया। कहां पे दोस्तों? अनाहेम कैलिफोर्निया। आशीष नेथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आशीष नेथानी दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या करा गया है? नियुक्त किया गया है। अजय दिंगपाल और हरीश वैद्यनाथ शंकर को दिल्ली उच्च न्यायालय का दोस्तों न्यायाधीश घोषित किया गया है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अजय दिंगपाल
और हरीश वैद्यनाथ है नी शंकर को दिल्ली का। तो भारत में पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए किस संगठन ने स्वदेशी तकनीक विकसित की है? तो कौन सा संगठन है जिसने पैरासीटामोल के लिए स्वदेशी दोस्तों तकनीक उत्पादित किया, विकसित की है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने दोस्तों ये विकसित की है। जैसे दोस्तों कुछ दिन है नृत्य हैं, तो भारतनाट्यम दोस्तों कहाँ पे है? भारतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी कहाँ से दोस्तों? आंध्र प्रदेश। और कथकली दोस्तों, कथकली केरल से, और जो कथक उत्तर प्रदेश से। ये बात भी ध्यान रखना। पट्टे की भूमि और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मित का संवैधानिक अधिकार डैश के पास होता है? तो किसके पास होता है दोस्तों? केवल राज्य सरकार के दोस्तों पास होता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार विवाह और तलाक के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? तो संसद और राज्य विधायिका के पास है। तो 7वीं अनुसूची के अनुसार दोस्तों संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन से दोस्तों संबंधित है। कौन सी दोस्तों? 7वीं अनुसूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 अनुसूचियां होती है, 3 सूचियां होती है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची की दोस्तों 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र सरकार के अंदर होती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। और संघ सूची के अंदर दोस्तों 97 विषय होते हैं और अब 100 हैं। पहले कितने थे? 97 थे, लेकिन अब कितने दोस्तों? 100 है। और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं दोस्तों। और समवर्ती सूची पर दोस्तों संघ और राज्य दोनों कानून बना सकती है। अगर विवाद उत्पन्न होता है उस पे कानून बनाने को लेकर दोस्तों केंद्र का ही कानून मान्य होगा, ये बातें ध्यान रखेंगे। और समवर्ती सूची में दोस्तों 52 विषय हैं, 52 विषय हैं। भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई दोस्तों? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। किसमें करी गई है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत दोस्तों की गई है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र की स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, किसके लिए दोस्तों? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए केंद्र की स्थापना ने कितनी राशि करी है दोस्तों? 100 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 100 करोड़ रुपए। भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में, किसमें दोस्तों? भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में डैश भोजन की मुख्य फसल है? तो कौन सी दोस्तों? गेहूं। तो गेहूं जो दोस्तों होती है वो रबी की फसल है। और भारत में प्रमुख फसलों को 4 श्रेणियों में दोस्तों विभाजित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो फसलों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है दोस्तों, तो 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। खाद्यान्न, नकदी फसल, वृक्षारोपण फसलें और बागवानी। तो अगर खाद्यान्न की दोस्तों बात करता हूं तो चावल हो गया दोस्तों, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा और दालें, तो ये सब खाद्यान्न फसलें होती हैं। नकदी फसलें दोस्तों कौन सी? कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, तिलहन हो गया, ये सब कैसे दोस्तों? नकदी फसलें हैं। और वृक्षारोपण फसलें दोस्तों चाय हो गया, कॉफी हो गया, नारियल हो गया और रबड़। तो चाय, कॉफी, नारियल, रबड़, ये सब वृक्षारोपण फसलें होती हैं। और बागवानी फसलें कौन सी होती है दोस्तों? फल और सब्जियां, जो फल और सब्जियां होती हैं उन्हें कहते हैं बागवानी फसलें। बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं राज्यों की स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत केवल 4 सतत विकास लक्ष्य SDGs में से कम आधे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम रहा है, जिसमें अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा और सभ्य कार्य और आर्थिक विकास शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत कितने SDG में पिछड़ रहा है? तो ध्यान रखेंगे भारत 9 SDG में पिछड़ रहा है, जिनमें सिर्फ 4 ही रहा है। और भारत 167 देशों में से SDG प्रगति में 167 देशों में से SDG जो प्रगति में दोस्तों 109वें स्थान पर रहा है। और 16 लक्ष्य दोस्तों कर लिए गए थे और 16 में से 9 कम हैं दोस्तों, ठीक है। 16 में से 9 में कम है, ठीक है दोस्तों। तो कितने हो गए? तो 7 में दोस्तों चल रहा है, थोड़ा स्थिति ठीक है नहीं। गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट बनता है। तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च का नेतृत्व दोस्तों किया था वो क्या था? 1930 में। कब किया था दोस्तों? 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व दोस्तों किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे
जब दल बदल कानून है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना जीतने के बाद में, तो उसके लिए कौन सा प्रावधान करता है दोस्तों? 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 दोस्तों करता है। इससे संविधान में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो इससे संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा दोस्तों गया है 1985 52वां संविधान संशोधन। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है? तो कौन सा है दोस्तों जो मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को मिलेगा, विदेशियों को नहीं? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसको किसको मिलती है दोस्तों? भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सिर्फ मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को दोस्तों मिलेगा। और किस में आता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दोस्तों कहते हैं, तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में आता है दोस्तों। आर्टिकल 15 क्या है दोस्तों? जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है दोस्तों। आर्टिकल 16 क्या है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। और आर्टिकल 19 में क्या है दोस्तों? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29 क्या है दोस्तों? 29 अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक भाषा और लिपि का संरक्षण। जो कम लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, तो उनकी सांस्कृतिक और भाषा का संरक्षण दोस्तों करता है आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 के दोस्तों क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो आर्टिकल 30 दोस्तों ये कहता है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित दोस्तों, ये आपको पता होगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन से है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, ये आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, 12 से 35 तक। और जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, समानता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो मौलिक अधिकार संख्या कितनी दोस्तों? 6। ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है दोस्तों? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 अभी पढ़ के हैं, धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 उपाधि का उन्मूलन। आर्टिकल 19 भाषण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 से 21 मौलिक अधिकार हैं जो दोस्तों ध्यान रखना, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 मौलिक अधिकार हैं जो आर्टिकल 359 के तहत, किसके तहत? 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी कौन से आर्टिकल निलंबित नहीं होते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार के? तो आर्टिकल 20 और 21। कौन सा आर्टिकल दोस्तों ये पावर देता है? आर्टिकल 359, 359। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 20 क्या करता है दोस्तों? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान के साथ मरने का अधिकार देता है दोस्तों। कौन सा? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का ए, 21 का ए क्या है दोस्तों? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा देता है आर्टिकल 21 का ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किसके संबंधित है? जो आर्टिकल कौन सा दोस्तों? तो आर्टिकल है 55। तो आर्टिकल 55 दोस्तों क्या है? वो है दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। मतदान अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा एकल हस्तांतरीकरण या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहते हैं दोस्तों। तो हस्तांतरण मत के माध्यम से दोस्तों होता है। आर्टिकल 72 की अगर मैं बात करता हूं तो अनुच्छेद 72 क्या कहता है? भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद या आर्टिकल राष्ट्रपति की शक्तियों से है। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 72। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को रेखांकित करता है। तो राष्ट्रपति को सूचना के संबंध में प्रधानमंत्री को रेखांकित कौन सा आर्टिकल दोस्तों करता है? अगर आपसे पूछता है तो आर्टिकल 78 आप बता देंगे। आर्टिकल 60 की दोस्तों बात करता हूं। आर्टिकल 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञाएं। शपथ या प्रतिज्ञाएं किसमें आती हैं दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा। तो आर्टिकल 60 में दोस्तों देखिए राष्ट्रपति की शपथ। भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निगमित किया गया था। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों कब निगमित किया गया था? तो किया गया था 1973 में। कब किया गया था दोस्तों? 1973 में निगमित किया गया था। संचालन भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय या कौन करता है? सेल एक केंद्र सरकार का उद्गम है।
संचालन कौन करता है दोस्तों? भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय करते हैं, ठीक है। और सेल एक केंद्र सरकार का उद्यम है। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है सेल का, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, भिलाई जो भिलाई की हुई थी दोस्तों 1955 में हुई थी। और भारतीय इस्पात प्राधिकरण की किससे हुई थी दोस्तों? 1973 में दोस्तों हुई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में दोस्तों प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। किसको दोस्तों? प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में। पूर्व अध्यक्ष, इनसे पूर्व अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर मनोज सोनी थे। डॉक्टर मनोज सोनी इनसे पहले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। तो आर्टिकल 315 दोस्तों क्या कहता है? आर्टिकल 315 315 दोस्तों कहता है कि तहत एक संवैधानिक निकाय है। क्या है दोस्तों? यूपीएससी। तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा आर्टिकल दोस्तों कहता है? तो आर्टिकल 315 दोस्तों ये बात कहता है। राजस्थान वित्तीय दायित्व और बजट प्रावधान अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो राजस्थान वित्तीय दायित्व और बजट प्रावधान अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था दोस्तों? 2005-6 में दोस्तों इसको अधिनियमित किया गया था। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर दोस्तों होते हैं? अगर आपसे पूछ ले कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ध्यान रखेंगे वित्त मंत्रालय के सचिव के। किसके होते हैं दोस्तों? वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर, ठीक है। टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ की दोस्तों पुस्तक है टू लाइव। तो टू लाइव किसकी पुस्तक है दोस्तों? विक्रम सेठ की पुस्तक है टू लाइव। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक दोस्तों कौन है? अगर मैं बात करता हूं दोस्तों द व्हाइट टाइगर, तो उपन्यास के लेखक कौन है? अरविंद अड़िंगा। तो अरविंद अड़िगा, अड़िगा बोलेंगे या अड़िगा? अरविंद अड़िगा। तो किसकी दोस्तों? द व्हाइट टाइगर उपन्यास। द व्हाइट टाइगर उपन्यास, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के हैं दोस्तों अरविंद अड़िगा। कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो कौन चुंबक द्वारा आकर्षित दोस्तों नहीं होता है? तो ध्यान रखेंगे पीतल। तो पीतल, हालांकि और भी तत्व होते हैं जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या है ऑप्शन में? पीतल, ठीक है। तो जैसे कि जस्ता हो गया और तांबा हो गया। जस्ता और तांबा को मिलकर बनता है दोस्तों पीतल। ध्यान रखेंगे, जो जस्ता और तांबा को मिलकर बनता है दोस्तों पीतल बनता है। पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, सीसा, सोना, चांदी। तो सोना हो गया, चांदी हो गया, सीसा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया। ये सब कैसे हैं दोस्तों? ये सब कैसे हैं? ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस रसायन का उपयोग कृत्रिम वर्षा क्लाउडिंग सीडिंग के लिए किया जाता है दोस्तों? तो क्लाउडिंग सीडिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों रसायन का? तो सिल्वर आयोडाइड। ये बात ध्यान रखेंगे, AgL। तो सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए। किसके लिए? कृत्रिम वर्षा के लिए। तो सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ भी शामिल है। अगर आपसे पूछ लेता है कोई सा भी ऑप्शन जाए कि सिल्वर आयोडाइड, कौन सा दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ दोस्तों, ये भी शामिल है। सिल्वर आयोडाइड अत्यधिक प्रकाश संवेदनशील है दोस्तों। एंटीसेप्टिक के रूप में, क्लाउडिंग सीडिंग के रूप में, तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होता है सिल्वर आयोडाइड। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या है दोस्तों? तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अगर बात करते हैं HBr की, तो क्या है दोस्तों? रंगहीन गैस है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पानी में घुलनशील है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और फार्मास्यूटिकल, शुष्क औद्योगिकी आदि में उपयोग दोस्तों किया जाता है। तो फार्मा वगैरह में यूज किया जाता है। और सिल्वर ऑक्साइड दोस्तों क्या है? Ag2O। तो सिल्वर ऑक्साइड तो काले भूरे पाउडर की तरह होता है और क्षारीय बैटरियों में। तो आपसे पूछ सकता है कि क्षारीय बैटरियों में किसका यूज निम्नलिखित में किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे सिल्वर आयोडाइड का यूज दोस्तों किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फाइड, तो Al2S3। एल्यूमिनियम सल्फाइड Al2S3 तो कैसा होता है दोस्तों? रंगीन होता है, क्रिस्टल जैसी इसकी संरचना दोस्तों होती है। अगर सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि दोस्तों कौन नहीं है? चार ऑप्शन दिए होते हैं। सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये आप लोगों को पता होगा, जिसमें परिणाम और दिशा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं सदिश राशि। और अदिश राशि दोस्तों किसे कहते हैं? जिसमें परिणाम की आवश्यकता नहीं होती और दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है? तो आप बताएंगे दोस्तों कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में
एक भारतीय नवाचार है दोस्तों शून्यकाल। तो ये बात ध्यान रखेंगे, शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है। शून्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यकाल की क्या अवधि होती है, तो कोई निश्चित अवधि दोस्तों नहीं होती है। आधार संख्या, नेक्स्ट देखेंगे, आधार संख्या को पैन कार्ड से जोड़ने को अनिवार्य करने वाली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 ए की संवैधानिक वैधता को डैश के मामलों में चुनौती दी गई थी। तो कौन से मामलों में दोस्तों? विनय विश्व बनाम भारत संघ। तो विनय विश्व बनाम भारत संघ के मामले में। तो आधार संख्या को पैन कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता करने वाली आयकर अधिनियम 1961 की धारा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 का डबल ए की संवैधानिक वैधता को विनय विश्व बनाम भारत संघ के मामले में चुनौती दोस्तों दी गई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है यदि व्यक्ति, तो कब कोई अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है? यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास वैध परमिट ना हो या पंजीकरण दोस्तों ना हुआ हो। ठीक है, अगर उसके पास वैध परमिट या पंजीकरण नहीं हो। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो प्राचीन जो एक बंदरगाह है दोस्तों मुजिरिस, क्या नाम है? मुजिरिस। तो दोस्तों कहां पर है? तो केरल में है। कहां पर है दोस्तों? केरल में है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।